अब एकदम दो टूक कह दिया गया है राहुल गांधी की ओर से, इसी वाराणसी में आकर लिख कर देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार जा रही है और हाथ ने इतनी मजबूती से पकड़ लिया है साइकिल को कि साइकिल तेजी से दौड़ लगा रही है उत्तर प्रदेश में, और खटाखट यहां पर सीटें आने वाली हैं इंडिया गठबंधन को। देखिए चित्रा जी, ऐसा है, ये जो घमंडिया है इसका घमंड चकनाचूर होगा 4 जून को। ये जान गया है कि नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। सीटें हमारी आएंगी 400 पार एनडीए की, और इसीलिए पूरे आप चुनाव प्रचार में देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है कि भैया बताओ कैसा चल रहा है चुनाव, तो वो कहते हैं कि भाजपा की सीटें आ रही हैं 200। अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है आप बताओ भाजपा का चुनाव प्रचार कैसा है, आपका कैसा है, तो वो कहते हैं भाजपा की आएंगी 220। सपा के अखिलेश यादव तो आधुनिक राजनीति के मुंगेरी लाल हैं। मुंगेरी लाल तो हर बार कहते हैं कि उनकी सीटें अच्छी आएंगी, लेकिन आज जो मैंने उनका वक्तव्य सुना उसी से शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव जी पार्ले जी का पैकेट दिखा के बोल रहे हैं, पार्ले जी का पैकेट छोटा हो रहा है। तो जनता ये कह रही है लल्ला आप तो छोटा होने की बात मत करो, आपके पिताजी ने आपको समाजवादी पार्टी दी, 2004 में 36 सीटें थी, 2009 में सिकुड़ के 23 हो गई, 2012 में मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव, और उसके बाद 2014 में 5 सीटें, 2019 में आई 5 सीटें, और 2024 में 3 लोकसभा की सांसद हैं। अब बताइए, पिताजी ने चादर दी, आपने रुमाल बना लिया, और ये रुमाल क्यों बना है चित्रा जी जानिए। आप बताइए कितना आहत होता है हिंदू समाज बहुसंख्यक जो है, जब आप ये कहते हो कि वोट जिहाद कर डालो। और अखिलेश यादव से आप जैसी निर्भीक पत्रकार पूछती हैं अखिलेश भैया क्यों जहर फैला रहे हो, तो अखिलेश भैया कहते हैं वो जो मरिया आलम है वो जोश में बोल रही है। अब आप देखिए, तुष्टीकरण करेंगे मुसलमानों का, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करेंगे। राम गोपाल यादव जी बोलते हैं कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में बना है उसका नक्शा खराब है। चित्रा जी, क्या मजाल है अखिलेश यादव एक बार बोल के दिखाएं, ठीक है, गली नुक्कड़ की मस्जिद के लिए कि नक्शा खराब है। यहाँ करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वहां पे इन्होंने कह दिया नक्शा खराब है। तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, ये संवैधानिक नहीं है। चित्रा जी एक बार पूछिए, ओबीसी समाज के बाहर का आज तक जो ओबीसी समाज का भी हो, यादव परिवार के बाहर का आपने क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? मुस्लिम के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, ओबीसी समाज को ठग लेते हो, और ये मुद्दा पूरी प्रखरता से अगर किसी ने उठाया है तो नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है, क्योंकि हम संविधान से चलेंगे, शरिया कानून से नहीं। अमित जमई साहब, अब आपका जवाब, एक तो उनकी बातों पर आपका जवाब चाहिए, और दूसरा मेरा ये सवाल है, देखिए 2017 में भी तो हाथ ने साइकिल को बड़ी मजबूती से पकड़ा था, लेकिन उस समय लोकसभा के छोड़िए आप विधानसभा की क्या रिजल्ट रहे थे 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, और 14 में हमने देखा था सूबा साफ होते हुए। ऐसा क्या हो गया है इस बार, हाथ में इतनी ताकत कौन सी आ गई है कि साइकिल को पकड़कर, और राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार तो कमाल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अखिलेश यादव भी बता रहे हैं, 79 सीटों पर आप लोग जीत हासिल करेंगे। क्या बदल गया है, कौन सा मुद्दा है जो इतनी बड़ी जीत दिलाएगा आप लोगों को? गौरव भाटिया जी, एक बात आप तो हमको ये बताना भूल गए कि महात्मा गांधी जी को किसी फिल्म के जरिए भारत में दुनिया में जाना गया, एक बात ये भी जोड़ देते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2022 का जो रिजल्ट, नरेंद्र मोदी एक तरफ, अमित शाह जी एक तरफ, बीजेपी आरएसएस एक तरफ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ, 1.5 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी की जो पूरी शक्ति उत्तर प्रदेश में हमने चकनाचूर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी को। 1.5 लाख वोटों से हम 89 सीट पे हारे, 200 वोट, 100 वोट, 150। ये जो पूरी शक्ति है हमने इसको इकट्ठा किया, और अखिलेश यादव जी पूरा देश ये जानता है कि नरेंद्र मोदी भारत के संविधान का चकनाचूर कर देना चाहते हैं, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को तोड़ना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं, आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग उस पूरी आवाज को आदरणीय राहुल जी ने, अखिलेश यादव जी ने लेकर पूरे देश में गए, और आज उसी के
सवाल पे चुनाव हो रहा है। अखिलेश जी पूछते हैं कि आपने पूर्वांचल के युवाओं के साथ विश्वासघात क्यों किया, आपने अग्निवीर में ठेका क्यों ले आए आप? प्रधानमंत्री की बात कोई जवाब नहीं। हम पूछते हैं, औरंगजेब को तो हम इल्जाम ठहराते हैं कि औरंगजेब ने मंदिरें गिराई, ये नया 2014 में भारत की मिट्टी में कौन पैदा हो गया जिसमें वाराणसी में हमारी हजारों सैकड़ों मंदिरें तोड़ी? पूरा देश जानता है। मैं गंगा कहते हैं मैं देता हूं, वो मैंने मुझे बनाया था। 18,000 करोड़ ये सुल्तान दिल्ली का मां गंगा के नाम पे इसकी सरकार हड़प गई। मां गंगा को हड़प गए ये लोग, और उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया। तो देश रोजगार के सवाल पे वोट कर रहा है। ये जो मल्लाह है, मल्लाह पूरा बेल्ट ये जो वाराणसी का है, मल्लाह समाज को अमित शाह जी ने कहा था आरक्षण देके उनको हम शिक्षा में नौकरियों में अलग से मौका देंगे। मल्लाह समाज को अमित शाह जी ने धोखा दिया, उनके रोजी रोजगार पे प्रहार किया, और वो जहाज कहाँ चला गया जो वाराणसी से कलकत्ता जा रहा था। तो जैसे ही वो जहाज कलकत्ता नहीं पहुंचा, नरेंद्र मोदी इस बार दिल्ली नहीं पहुंचने वाला। मैं गौरव भाटिया जी महात्मा गांधी वाली बात जरूर सभी लोगों से कर ली जाए, वरना बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए, ठीक है मैं लौट रही हूँ। मलूक नागर साहब आपके पास आते हुए अब पूरा दमखम दिखा रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव जब मायावती जी के साथ थे और आप भी उसी पार्टी का हिस्सा थे, उस समय क्या जोश में कमी थी? और इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ मिलने के बाद इंडिया गठबंधन एक अलग ही जोश में उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और वही जोश कल बनारस में भी दिखाने की कोशिश की गई इन लोगों की ओर से। तो आप लोगों के लिए डर का माहौल है क्या, जिस तरह से पूरे दमखम के साथ ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और कड़ी और बड़ी चुनौती दे रहे हैं नागर साहब आप लोगों को? चित्रा जी, डर का माहौल नहीं है। अभी किसानों की बात की आज राहुल गांधी जी ने, तो हमारे सपा के भी और कांग्रेस के भी, सपा के भी और आरजेडी के भी और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आशुतोष जी, आज 29 तारीख को किसान घाट पे कोई खास बात है तो क्या एसपी के किसी भी ट्विटर हैंडल से या कांग्रेस के किसी ट्विटर हैंडल से क्या किसान घाट के बारे में कोई किसी ने कोई ट्वीट किया है? और इन्होंने नहीं किया रहा तो मैं बताना चाहता हूं, धरती पुत्र किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, इस सरकार ने जिनको भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि थी। अरे किसानों की बात करनी है और पिछड़ों की बात करनी है तो किसान 80% और पिछड़े करीब 60%, और चौधरी चरण सिंह जी धरती पुत्र दोनों में क्वालिफाई करते हैं, पिछड़े समाज से भी और किसान समाज से भी। तो किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के जहां समाजवादी पार्टी के जो शुरुआत की माननीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के साथ रह के, चौधरी चरण सिंह जी की सेवा करके राजनीति की शुरुआत करी और वो अस्तित्व में आए। तो आज किसानों की बात, अब ये दूर दूर ऊपर खाना खाते खाते कुछ बात कर रहे हैं, उसकी वीडियो ट्रोल हो रही है, वायरल हो रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जरूर है कि उसी के आधार पर बिल्कुल खुश हो रहे हैं, आत्मविश्वास भर रहे हैं और अपनी सरकार बनी हुई मान रहे हैं। एक तरफ अपनी सरकार चित्रा जी बनी हुई मानते हैं कि 300 से पार, और दूसरी तरफ ये कुछ दिन पहले कह रहे थे ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। तो इनकी सरकार कैसे फिर बन रही है? और अगर सरकार बन रही है, काल्पनिक तौर पे मुंगेरी लाल के सपने मान भी लिए जाएं, तो फिर इसका मतलब है कि फिर ईवीएम ठीक है। तो 4 तारीख को क्या ईवीएम का ठीक रहता नहीं फोड़ेंगे? ये जो इनका आत्मविश्वास है फिर वो हल्का हो जाएगा। मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, एक बार प्रियंका भारती जी की टिप्पणी लेती हूँ, ठीक है? वो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष इस वक्त, और हर जगह तो मोदी की लहर चल रही है। प्रियंका जी। चित्रा त्रिपाठी जी, जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता और आरएलडी के सांसद महोदय इस समय में मुंगेरी लाल कमीशन के हसीन सपने बोलकर मुंगेरी लाल कमीशन का मजाक बना गए बड़े हौले से, आहिस्ता से, और किसी ने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, वाकई चिंताजनक है। क्योंकि मुंगेरी लाल कमीशन पहला कमीशन था जिसने पिछड़ों और पिछड़ महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, जिसके तर्ज पर फिर मंडल कमीशन बनाया गया। उस समय में भी इन भाजपाइयों ने मंडल कमीशन से अपने 88 सांसदों को पीछे खींच लिया था और सरकार गिरवा दी, उसके विरोध में तक मनोरथ निकलवा दिया। इतना छोड़िए ना, हाल फिलहाल पर आपको लेकर चलती हूँ। जब तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना करवाने की सफल प्रयास कर रहे थे, उस समय में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हलफनामा दायर करवा दिया उसके खिलाफ में। ये है इनकी जातिवादी मानसिकता, और इससे ग्रसित हैं ये लोग। एक तरफ नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम पिछड़े प्रेमी हैं, हमको आरक्षण से समस्या नहीं, और वहीं दूसरी ओर जाकर राम भद्राचार्य जो
जो आरक्षण को दिन रात गाली देता है उसके पैरों में वो दंडवत प्रणाम करके आते हैं। क्या भाजपा के लोगों में इतनी हैसियत है कि जिन राज्य में इनका शासन है वहां पर 75% आरक्षण करवाएं? हमने तो जातिगत जनगणना सर्वे करवा करके बिहार इकलौता ऐसा राज्य बना दिया जहां पे हमने जिनके साथ जन्म के आधार पर भेदभाव हुआ उनको हमने जन्म के आधार पर न्याय दिया 75% आरक्षण करवा के। और जैसे ही इंडिया की सरकार बनती है हम प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लेकर के आएंगे। इसे हमें नागपुर की भी कोई ताकत नहीं रोक सकती है इसे लागू करने से, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ डिस्क्रिमिनेशन जन्म के आधार पर तो न्याय जन्म के आधार पर। चित्रा त्रिपाठी जी मेरा केवल ये आरक्षण ही दाव है क्या? प्रियंका भारती जी आप मेरी बात सुनिए। प्रियंका भारती जी एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। प्रियंका जी आप मेरी बात सुन लीजिए। एक तो मुंगेरी लाल कमीशन की बात नहीं हुई थी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक कहावत है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ। आमतौर पर ये टर्म यूज किया जाता है अगर कोई भी हम कहावत करते हैं। आप मेरी बात तो सुने मैम, आप मेरी बात सुन ले प्रियंका जी। और दूसरी चीज मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि देखिए राम भद्राचार्य एक धार्मिक गुरु हैं, उनको राजनीति में घसीट कर यहाँ पर लेगा, उनका पक्ष रखने के लिए तो कोई नहीं बैठा है ना। अब बीजेपी जो कह रही है उसको आपको हराना है, आपको अपनी बात कहनी है। मेरा ये सवाल है, बार बार आप लोग कह रहे हैं आरक्षण, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा ये सवाल है प्रियंका जी, बहुत अच्छी बात है। प्रियंका जी मेरी बात तो सुने, आप मेरा सुने तो, आप मेरी बात तो सुने। प्रियंका जी आप मेरी बात सुनिए। मेरा ये सवाल है कि क्या आरक्षण का झुंझुना बार बार ये बताकर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों ने जातिगत जनगणना करवाई जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, आरजेडी भी शामिल थी, बीजेपी भी दावा करती है शामिल थी, एलजेपी भी शामिल थी। मेरा ये सवाल है जातिगत जनगणना के बाद बिहार क्या देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हो गया? बिहार के युवाओं को क्या रोजगार मिल गया? बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या बेहतर हो गई? बिहार में क्या वहां के लोगों को एक बड़े बड़े सपने रोजगार को लेकर जो दिखाए जा रहे थे क्या वो उनको हासिल हो गया है? बिहार की तस्वीर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पिछले 35 सालों में या तो लालू यादव का वहां पर शासन रहा है, उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री रहा है, या फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट देती रही है। मेरा ये सवाल है, जिस जाति को लेकर आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग मानते हैं कि जाति ही एकमात्र काट है जिसके आधार पर हम बहुत वहां पर डेवलपमेंट कर देंगे। मैम बताइए ना, वहां पर तो पिछड़े मुख्यमंत्री रहे हैं ना 35 साल से, क्यों नहीं किया वहां का विकास? 5 ऐसे मुद्दे जिस पर आप गिनाइए इस देश को कि बिहार ने, आप मेरी बात सुनिए, 5 ऐसे मुद्दे जिस पर आप गिनाइए इस देश को कि बिहार को इन 5 मामलों में आप लोगों की सरकार ने आगे लाने का काम किया है। अभी वक्त है आपके पास, गिनाइए, आप बताइए। ये जो बार बार आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर बच्चों को एक अलग तरह का माहौल बनाया जाता है। देखिए आरक्षण एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन बिहार में हम आज भी जानते हैं कि किस तरह से वहां पर पलायन होता है। हम लोगों ने देखा है कोरोना के काल में लोगों की कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति थी, उसके बावजूद जब वहां की बड़ी बड़ी पार्टियां, उसमें आरजेडी भी शामिल है, उसमें मैं बीजेपी को भी लेती हूँ, उसमें मैं बाकी पार्टियों को भी लेती हूँ। बिहार की दुर्दशा देखी है क्या आप लोगों ने? इतनी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करती हैं जाति के आधार पर। आप बताइए मुझे 5 मामले जिसमें लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में आप लोगों ने बिहार को अग्रणी राज्य में लाकर खड़ा किया था। बताइए, आप एग्जाम्पल दीजिए कि फिर आपका शासन आएगा, उसके बाद इसी तरह से बिहार में बाहर आ जाएगी। चित्रा त्रिपाठी जी, जो आप बोल रहे हैं ना आरक्षण का झुंझुना, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि आरक्षण कोई झुंझुना नहीं है, सामाजिक न्याय करने का तरीका है जो बाबा साहब ने एस्टैब्लिश किया संविधान में। अरे ये प्राइवेट सेक्टर में, इसके मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन उनके आरक्षण का लाभ जो गरीबों को मिलना चाहिए वो क्यों मिलता है खास विशेष वर्ग को? मेरा ये सवाल है ना। मैं आरक्षण पर तू मैं करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आरक्षण कितने साल पहले दिया गया, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मैंने देखा है दलितों की, गरीबों की, ओबीसी की किस तरह की बुरी हालत है। मैंने दिखाई है बिहार से रिपोर्ट। आप क्या बात करेंगी? आप बात करने की स्थिति कोई भी पार्टी, मैं सिर्फ आरजेडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें जेडीयू को भी लेकर आती हूँ, मैं इसमें जेडीयू को लेकर मैं बीजेपी को भी लेकर आती हूँ। बात यहाँ पर आरक्षण की नहीं है, बात आप बताइए ना कि बिहार किन मामलों में अग्रणी है। जातिगत जनगणना के बाद बताइए कि बिहार किन मामलों में अग्रणी हुआ, क्या वहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया है? चित्रा त्रिपाठी, आप सुनने का दम रखिए जब आप सवाल पूछ रही हैं। बिहार इस मामले में आ गया है कि 10 साल में जो दम दिखाने की बात नहीं है प्रियंका जी। यहाँ पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं यहाँ पर अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच से बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर बात करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर गरीबों की बात करने के लिए बैठी हूँ, मैं यहाँ पर लोगों की बात करने के लिए बैठी हूँ। और मैं आपसे बार बार पूछूंगी ये सवाल कि जातिगत जनगणना के बाद क्या बिहार में बाहर आ गया है? आप लोग बताइए, और नहीं आया है तो कौन है उसके लिए जिम्मेदार?